दोस्तों केवीएस से संबंधित आपके सभी तरह के सवालों के मैं आंसर कर रहा था। मतलब आपके मन में केवीएस से संबंधित किसी भी तरह का सवाल है, किसी भी तरह का डाउट है तो उन्हें दूर किया जा रहा था। तो उसका फर्स्ट पार्ट इस वीडियो को मैं पहले बना चुका हूं। अभी सेकंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जितने भी आपने मुझसे कमेंट के माध्यम से सवाल पूछे थे सभी के आंसर नहीं कर पाया था मैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो इसलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट है, जो उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन के आंसर नहीं करे थे, बचे हुए क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में करूँगा, जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं केवीएस से संबंधित सभी क्लियर हो जाएंगे। तो उस वीडियो की तरह इस वीडियो को पूरा करके देखना, स्किप करके मत देखना, क्योंकि शायद से अगर आपके मन में कोई डाउट होगा और अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो शायद से आपका वो डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसमें मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने कमेंट करें, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कमेंट आए थे और सारे के सारे बेसिक से सवाल है जो कि मैक्सिमम अभ्यर्थी के दिल दिमाग में चलते रहते हैं केवीएस से संबंधित, ठीक है। तो वो सारे के सारे मैं इसमें आपके क्वेश्चन के आंसर कर रहा हूँ। अगर आपने उन वीडियोज़ में, मतलब जो मैंने एक सबसे पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे डाउट्स पूछे थे, तो अगर उसमें भी आपने कमेंट नहीं करा है तो फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। शायद से दोस्तों जो भी आपके मन में सवाल चल रहा है वो इस वीडियो में मैं कवर कर दूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम में इस वीडियो में सवाल कवर करें जो भी आपने मुझसे पूछे थे उस वीडियो में, जिसमें मैंने आपसे डाउट्स क्लियर करने के लिए पूछा था। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं, अगर आपको डाउट इस वीडियो में क्लियर नहीं हो तो आप प्लीज़ इसका पहले वाला पार्ट देख लेना, और अगर आपका डाउट पहले वाले पार्ट में क्लियर नहीं होता तो आप इस वीडियो को तो देख ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगला सवाल अशोक जी करते हैं कि तैयारी कैसे करें, पीजीटी टीजीटी पीआरटी कौन दे सकता है और परसेंटेज कितनी चाहिए बीए एमए और सीटेट में। तो देखिए पीजीटी टीजीटी पीआरटी कोई भी दे सकता है जो भी उतनी क्वालिफिकेशन रखता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारी बताई दी है कि पीजीटी टीजीटी पीआरटी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, नहीं तो इधर आई बटन पर आप देख लेना जिसमें डिटेल में मैंने चर्चा करी है। और बाकी जब सीटेट की परसेंटेज की बात करते हैं तो एक भी इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन होना, आपको बिल्कुल आपसे परसेंटेज की डिमांड नहीं की जाती, बस आपसे ये कहा जाता है कि आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो आपके 82 या 82 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से तो आपके 90 नंबर होने चाहिए। अब इसके साथ साथ एक EWS कैटेगरी भी होती है, उसमें भी अगर आपके 90 या 90 से प्लस नंबर आपके होने चाहिए जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और पीजीटी में किसी भी तरह का सीटेट नहीं मांगा जाता, केवल पीआरटी में पेपर 1 और टीजीटी में आपसे पेपर 2 मांगा जाता है, ठीक है। बस यही है, ठीक है। और जो आपकी परसेंटेज, जो बीएमए में परसेंटेज मांगी जाती है वो कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप किसी कैटेगरी से SC ST से तो आपके 45% मार्क्स होंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। जो भी आपसे क्वालिफिकेशन मांगी, जैसे टीजीटी में ग्रेजुएशन हो गई, पीआरटी में आपकी 12th हो गई, ठीक है। तो इस हिसाब से जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताए टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए, उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी जितने ज़्यादा है उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अच्छा तो वैसे दोस्तों कुछ नहीं, क्योंकि जो आप रिटर्न एग्जाम देंगे उसमें जो आप स्कोर करेंगे उससे आपकी सिलेक्शन होगा। बाकी आपकी परसेंटेज का कहीं भी किसी भी तरह से मैटर नहीं करता इसमें। अगला सवाल देख लेते हैं भैया। अगला सवाल सीमा करती हैं कि प्लीज़ गिव मी योर मोबाइल नंबर। तो देखिए जो मोबाइल नंबर या फिर मुझसे जो पर्सनल अकाउंट मांगते हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूं, आप क्योंकि मैंने कुछ समय पहले शेयर करा था आपके साथ, तो उसमें इतने ज़्यादा कैंडिडेट के इतने ज़्यादा कॉल, इतने ज़्यादा मैसेज आते थे ना, मतलब बहुत ज़्यादा आते थे, मतलब दिन में 50 60 70 इस तरह से कॉल चली जाती थी। तो यार देखो सब अपना होता है, क्योंकि देखो ये छोटा चैनल है, कोई मतलब मेरे साथ भी कोई नहीं जिससे मैं मतलब कॉल अटेंड करने के लिए रख सकूँ, ठीक है। तो मुझे सब कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए यार मोबाइल नंबर वगैरह शेयर मैं नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए देखो ये तो अच्छी बात है, मतलब आपके डाउट्स मैं क्लियर करता हूँ, लेकिन यार उसमें ना फिर ज़्यादा ओवर हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉल आ जाते हैं, इतना तो समय मैं नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी आपके डाउट्स होते हैं मुझे यहीं कमेंट करके पूछ लीजिए करिए। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना एक ऑफिशियल पेज बनाऊंगा फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह पे, ठीक है। तो मेरा पर्सनल अकाउंट होगा जहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करेंगे, मैं वहीं के वहीं आपका रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता दूँ, फिलहाल के लिए एस काशियान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अकाउंट नहीं, शायद से किसी ने फेक वगैरह बना रखा हो, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी जैसे ही हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल अकाउंट बनेगा तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे, जिस अकाउंट को आप फॉलो करके डायरेक्ट हमें मैसेज करेंगे और वहीं तुरंत का तुरंत आपका रिप्लाई मिल जाएगा इन 24 आवर। तुरंत तो नहीं मिलेगा मतलब, ठीक है। अगला करती हैं मधु कौशिक। सर मेरा बीएड में संस्कृत थी, ठीक है, मेरे पास बीए एमए भी संस्कृत है, तो मैं क्या केवीएस टीजीटी में अप्लाई कर सकती हूँ। तो आम भवती निश्चित रूपेण टीजीटी संस्कृत मध्ये आवेदनं कर्तुं शक्नोति, कामपि समस्या न भविष्यति। अस्तु। तो अगला सवाल देख लेते हैं। केवीएस पीजीटी का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो कल्पना करती हैं वाला सवाल तो मैं आपको बता दूं इस साल मुश्किल है, नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेगा। बाकी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको उसका लिंक दे दिया है।
अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल करते हैं बीके क्लासेस। ठीक है भाई, अगर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया है तो क्या केवीएस टीजीटी भर सकते हैं? एंड पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी भी नहीं निकालते केवीएस, बता देना भाई। तो देखिए आप केवीएस टीजीटी तो आप भर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया था, चाहे आपने पॉलिटिकल ऑनर्स किया हो या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया हो, तो इसमें यही है कि पॉलिटिकल तो आपका चाहे एक बार ही मांगते हैं, लेकिन ठीक है इसके साथ साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये आपका इन दोनों में से कोई सा एक सब्जेक्ट 3 साल होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप केवीएस टीजीटी में सोशल स्टडी के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके साथ साथ आपके पास पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से कोई सा एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इन दो के अलावा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अलावा। ठीक है, बाकी वो अगर आपका 3 साल नहीं भी है तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक 3 साल आपके पास होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, तो हाँ भाई केवीएस पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए निकालता है। सोशल स्टडी के नाम पे केवीएस आपका जो पीजीटी ज्योग्राफी और पीजीटी हिस्ट्री के आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है केवीएस की तरफ से, मतलब जो पीजीटी के टीचर्स अवेलेबल होते हैं, पीजीटी हिस्ट्री और पीजीटी ज्योग्राफी। ठीक है, हाँ थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए केवीएस को, जैसे कि पीजीटी हिस्ट्री जो पॉलिटिकल कर सकता है, पीजीटी इकोनॉमिक्स वगैरह कर सकते हैं, और भी बहुत सारे पीजीटी संस्कृत को कर सकते हैं, पीजीटी संस्कृत भी नहीं है। अब देखते हैं धीरे धीरे भविष्य में इसे केवीएस अपडेट करता है नहीं करता, मतलब एक नई पोस्ट निकलती है नहीं निकलती केवीएस में पीजीटी के लिए। अगला पूछते हैं, कुलदीप पूछते हैं, हाल ही में केवीएस ने एमएचआरडी मिनिस्टर के निर्देशन की एक समिति की बैठक की थी, उसमें केंद्रीय विद्यालय 2 विशेष शिक्षक के पद। तो देखिए जो ये मीटिंग वगैरह हुई थी, तो इसकी फिलहाल मेरे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। ठीक है, तो जब मेरे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा कि केवीएस में विशेष शिक्षक के पद सृजित किए गए हैं, उन्हें बढ़ाए जाने की बात है या फिर नहीं है। ठीक है, अब परवीन पाल पूछते हैं, मैंने बीएलएड बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन फिजिक्स सब्जेक्ट से की है, तो आई एम एलिजिबल केवीएस टीजीटी। तो नहीं, फिलहाल आप केवीएस टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बीएलएड आपसे केवीएस पीआरटी में मांगी जाती है। टीजीटी में फिलहाल आपसे बीएलएड की डिमांड नहीं की जाती, उसमें केवल आपकी बीएड होनी चाहिए, या फिर आपने एनसीटी से जो 4 ईयर का जो आपका शिक्षा के क्षेत्र में कोर्स होता है वो आपने कंप्लीट किया होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। नीलम पूछती हैं, सर मैं ओबीसी में यूपी से बिलोंग करती हूँ, मैंने 80 मार्क्स हैं, तो क्या मैं सीटेट में केवीएस के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? हाँ, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केवीएस में किसी भी तरह की समस्या नहीं होती, चाहे भारत के किसी भी राज्य या फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हैं। तो अगर आप ओबीसी हैं तो आपको ओबीसी कैटेगरी में माना जाएगा, एससी है तो एससी, एसटी तो एसटी। ठीक है, जिस कैटेगरी में आप, तो आपको उसी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। बाकी अगर इस पर भी आपको डिटेल में जानना है कि मतलब आप किस कैटेगरी से, आप केवीएस में आपकी वो कैटेगरी, उस कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा, फिर जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, तो इस पर भी एक वीडियो इधर आई बटन पर उसका लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन। अगला सवाल देख लेते हैं, जो हमारा आखिरी सवाल है शायद से। हाँ भाई एक मिनट, नहीं आखिरी तो नहीं है। हाँ, अगला सवाल देख लेते हैं। अमन पूछते हैं, हाउ मच डिफरेंस विल बी इन द सिलेबस ऑफ केवीएस टीजीटी 2020 इन द। तो ये पूछते हैं कि जो हमें अब रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी केवीएस की टीजीटी की तरफ से, तो जो पिछला सिलेबस था हमारा, उससे अलग क्या क्या हमें परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं इस बार के सिलेबस में। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इस पर भी मैंने एक बहुत अच्छे से डिटेल में आपसे चर्चा करी है केवीएस टीजीटी के सिलेबस के बारे में, कि फिलहाल क्या है और आपको भविष्य में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए भविष्य में आपको निश्चित परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो इससे पिछले वाला सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर मिलेंगे भी तो किस किस तरह का आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया। क्योंकि इस वीडियो में अगर सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो वैसे काफ़ी लंबी और भी ज़्यादा हो जाएगी, तो इधर आई बटन पर उसका लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें डिटेल में मैंने चर्चा करी है। ठीक है, अगला सवाल है भैया, पूजा करती हैं केवीएस पीआरटी वैकेंसी। हाँ, तो वैकेंसी का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, वैकेंसी ठीक है। पूजा करती हैं, अगला सवाल, सर दिल्ली में भी पोस्टिंग हो सकती है सिलेक्शन में बाद में? तो हाँ भाई, आपकी कोई समस्या नहीं होगी, दिल्ली में भी काफ़ी सारे स्कूल हैं केवीएस के, आपकी निश्चित उसमें पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया इसमें ना कुछ एरिया डिवाइड होते हैं। ठीक है, आपके पॉइंट्स जुड़ते हैं ट्रांसफ़र के लिए। अगर आपका हॉट एरिया में पोस्टिंग हुई है तो वहाँ पर आपके पॉइंट जुड़ते काउंट चले जाएंगे, बाकी नॉर्मल एरिया में तो वहाँ पे आपके पॉइंट चलेंगे। लेकिन अगर हॉट एरिया में, मतलब हॉट एरिया से मेरा तात्पर्य है कि जहाँ पर थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट देखने को मिलते हैं जो नॉर्मल जगह पोस्टिंग होती है उसकी अपेक्षा। ठीक है, तो इसलिए इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई, उधर आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, उसमें किस किस तरह से आपका ट्रांसफर का क्या पूरा प्रोसेस है, तो मैंने उस वीडियो में शेयर करा आपके साथ। ठीक है, तो बाकी जो आपका क्वेश्चन था इसका आंसर मैंने बता दिया कि हाँ भाई आपका पोस्टिंग निश्चित ही हो सकती है। ठीक है, बाकी किस कारण से किस किस तरह से हो सकती है उस वीडियो में मैंने आपको बताया।
बाकी मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा आसान तरीका होता है। आसान तो नहीं है लेकिन है, मतलब ये कि जो जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है कि मतलब जिस भी आप स्टेट में केवीएस में पोस्टिंग लेना चाहते हैं उस स्टेट की कोई, अगर जैसे आप लड़के तो उस लड़के से शादी करनी होगी, या फिर आप लड़के तो उस लड़की से, मतलब उस स्टेट में जो भी आपका हम सफ़र है तो वो उस स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर रहा हो। जैसे आपने दिल्ली की बात करी, तो अगर आपका हस्बैंड अगर दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करता है तो आपको बहुत जल्द दिल्ली में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा हम कहीं भी ट्रांसफ़र, मान के चलो आप यूपी या राजस्थान या पंजाब में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उस स्टेट की गवर्नमेंट की जॉब आपके हम सफ़र या फिर हम साथी की वगैरह की होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपका फिर ट्रांसफ़र होने में आपको कम समस्या का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अधिक जानकारी के लिए वीडियो आप इधर देख सकते हैं ट्रांसफ़र से संबंधित। कंचन पूछते सर आई एम विल हैव कंप्लीट माई MA इफ हिस्ट्री इन दिस ईयर, ठीक है, एंड आफ्टर दैट विल टेक एडमिशन। तो ये पूछती हैं भाई कि ये मतलब ठीक है MA करेंगे हिस्ट्री से, ठीक है, और उसके बाद ये BEd वगैरह करेंगी तो ये केवीएस में अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते। तो मैं बता दूं, देखिए अगर आप हिस्ट्री से मतलब MA इन हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री में मास्टर्स कर रही हैं तो एक तो सबसे पहली बात आप PGT हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है, प्लस आप BEd कर रही हैं, ठीक है, तो BEd के बाद करेंगे। लेकिन अगर आपने CTET क्वालिफाई नहीं करा तो केवल PGT में कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने हिस्ट्री करी है और आपके पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री तो होगी, शायद आप हिस्ट्री से मास्टर्स कर रहे हैं, या फिर जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में कोई एक सब्जेक्ट, बाकी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और बाकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से आपके पास 3 साल होना चाहिए, बाकी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से एक कोई सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपने 1 या 2 साल पढ़ा हो तो भी आपका काम चल जाएगा। तो आप KVS TGT सोशल साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने BEd कर ली है तो BEd भी आप जानते हैं कि BEd के कैंडिडेट है जो वो KVS में PRT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप KVS में PGT, TGT और PRT तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस शर्त ये है कि आपको CTET का पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। पेपर 1 TGT के लिए और पेपर 2 आपका TGT के लिए और पेपर 1 आपका PRT पोस्ट के लिए, ठीक है। बाकी मास्टर्स में मतलब PGT में आपसे किसी भी तरह की CTET की डिमांड नहीं की जाती फिलहाल तक। अगला सवाल देख लेते हैं भैया। मुकेश करते हैं सर प्लीज़ रिप्लाई कॉम्बिनेशन के लिए BEd के बाद फिर से BA, इतना संघर्ष। ये पूछते कि मतलब इनके जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थे, ठीक है, तो वो सारे सब्जेक्ट नहीं है जो भी KVS से डिमांड करता है, तो BEd के बाद दोबारा से BA करना चाहते हैं। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको कोई फ़िलहाल के लिए सटीक जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी मुझे सही, एक तो असली बात तो ये कि मुझे इसकी ठीक से जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ये भविष्य में थोड़ा सा मैं पता करके आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका सवाल है ये मैक्सिमम जो हैं, चाहे हम KVS में परमानेंट एम्प्लॉय की भी बात करें तो मैक्सिमम जो होंगे उन्हें नहीं पता होगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो क्योंकि ये शायद से कोई करता है, लेकिन आपने पूछा है तो ठीक है भाई, हर तरह की समस्या होती है और उसका समाधान भी निकालना जरूरी, ठीक है। आपको भविष्य में अगर मुझे कोई ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी इसके बारे में तो मैं आपको सूचित कर दूँगा। अगला सवाल करती हैं नेहा चोपड़ा, करती हैं KVS का नोटिफिकेशन इस ईयर तक आने, नहीं इस ईयर नहीं आएगा, आपका नेक्स्ट ईयर ही आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अगला सवाल आशीष करते हैं सर प्लीज़ टेल मी KVS TGT एंड PRT सैलरी पूछना चाहते हैं भैया ये, ठीक है। हाँ भाई पूछनी भी चाहिए, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं सैलरी बता दूँ आपको, सैलरी से आप बिल्कुल सेटिस्फाई रहेंगे KVS की, और जो KVS की सैलरी है वो आपकी PRT के लिए लगभग है आपकी 45 से 50 हज़ार के आसपास मान के चलें, और जो TGT की सैलरी है वो 55 से 60 के पास आप मान के चलें, ठीक है। और 2-3 हज़ार बढ़ के आपको मिलते हैं किस में भला, PGT में। और इसमें ये भी है, देखो ये मैं पूरी सैलरी नहीं बता रहा क्योंकि आपका कुछ कटते हैं, ठीक है, कुछ तो आपके कटेंगे इसमें से, और कुछ कटने के बाद जो इन हैंड आपके हाथ में वो बताइए। अब इन हैंड आपके हाथ में जितनी भी सैलरी रहेगी उसमें आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप फंड वगैरह में कितने कटाते हैं, ठीक है। तो मैंने उसके हिसाब से बताई कि 55 से 60 आप PGT की मान के चलो, 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा आप मान सकते हैं PGT की, बाकी 45 से लेकर 50 आप मान सकते हैं PRT की। और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसमें एरिया भी डिपेंड करता है, 3 तरह के हिसाब से इन्होंने कैटेगरी में विभाजित करा है KVS को। इस पर भी एक्चुअली डिटेल वीडियो आपको इधर आई बटन पर उस पर लिंक मिल जाएगा, वैसे मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ, ठीक है। मतलब अगर आपके महानगर वगैरह में पोस्टिंग होती है जैसे दिल्ली, कोलकाता वगैरह, ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी देखने को मिलती है। अन्य के अपेक्षा B सेक्शन में आते हैं आपके जो नॉर्मल जो एरिया होते हैं, ठीक है, महानगर से थोड़े से छोटे होते हैं, तो उसमें आपकी कम सैलरी मिलती है, मतलब जो A क्लास की अपेक्षा थोड़ी सी कम सैलरी मिलती है, ठीक है। और जो C क्लास में आते हैं वो थोड़े से विलेज वगैरह टाइप के, मतलब C क्लास से मेरा तात्पर्य वैसा नहीं है, मतलब वैसे चाहे हम XYZ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से कैटेगरी में विभाजित करा है, तो ठीक है। तो जो Z क्लास में है वो मतलब गाँव वगैरह के आसपास, या फिर जो मतलब थोड़े से वैसे एरिया हैं जो विकसित नहीं है पूरी तरह से, तो वो आपके, तो उसमें और भी आपको कम सैलरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एरिया पर भी डिपेंड करता है किस एरिया में आपकी पोस्टिंग है, तो उस हिसाब से आपको सैलरी देखने को मिलेगी। सैलरी तो बेसिकली वैसे सेम ही होती है, लेकिन जो आपको HRA मिलता है ना, HRA में फ़र्क देखने को मिल जाता है एरिया वाइज, उसी के हिसाब से आपके सैलरी में फ़र्क देखने को मिल जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं भैया। देखा पूछते हैं सर आई एम
सेकेंड ईयर इन फाइनल एग्जाम विल बी मंथ ऑफ जून। देखिए, अगर आप जो भी डिग्री या डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसमें फ़िलहाल के लिए हैं, आप उसमें एक्टिव हैं, तो अगर आपकी डिग्री जब तक कंप्लीट, जब भी केवीएस की रिक्रूटमेंट आएगी, उस रिक्रूटमेंट की जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है, उस डेट तक आपसे जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अगर वो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर निश्चित ही आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से, हाँ, तो दोस्तों इस तरह से आपने मुझसे जितने भी सवाल करे थे, तो मैंने उनके मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आपको कर दिए हैं। बाकी जो इससे बाहर करे थे सवाल, मतलब जो केवीएस से रिलेटेड नहीं थे, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आपको केवल केवीएस से संबंधित ही सवाल करने हैं, तो आपने जो उसमें करे थे तो मैक्सिमम मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए एक-एक करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो फटाफट से तो आप लाइक कर ही दोगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और आपने उस वीडियो में कमेंट नहीं करा था, तो अभी कुछ समय बाद में, कुछ समय क्या दोस्तों, बस थोड़ी से 1-2 दिन बाद ही मैं आपके Q&A लेके आऊँगा, ठीक है। तो उसमें आप मुझे अपने कमेंट करके केवीएस से रिलेटेड पूछ सकते हैं। उसके मैं इसी तरह से कोई दूसरी वीडियो बना के उसमें आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। इस तरह से दोस्तों जितने भी आपके डाउट्स हो सकते हैं, उसको मैक्सिमम डाउट्स को मैं क्लियर कर दूँगा। अभी फिलहाल हमने केवीएस के डाउट क्लियर करे, अब धीरे धीरे DETL+BA से रिलेटेड भी आपके कुछ डाउट्स होंगे, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आप कमेंट करेंगे और उनके मैं आंसर करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करिए। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो इस चैनल के माध्यम से दूर कर ही जाएगा, और बाकी तैयारी के दौरान भी आपकी निश्चित रूप से इस चैनल पर पूरी तरह से सहायता की जाएगी। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे SKC यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों टीचिंग से संबंधित काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।